Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you and आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे 48 में. We are not writing part because this is the only part of this chapter and that is called as provisions for filing of ROI. ठीक है कि रिटर्न ऑफ इनकम जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, और इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं ITR, जो कि साल में सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ही आपको फाइल करना है. तो उसके बारे में अपन प्रोविजंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ उसी से रिलेट करता है. किससे? रिटर्न ऑफ इनकम से, कि कब फाइल करना चाहिए, कैसे फाइल करना चाहिए, कितना और क्या. तो कुछ कुछ चीजें बेसिक है जो आपने पहले भी पढ़ ली होगी, अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ ली होगी, बट ये जो चैप्टर है वो स्पेसिफिकली जो है वो उसी के लिए बनाया गया है. ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये क्लियर है कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, दैट इज योर ROI और इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है, अब नाउ कम टू दी आंसर बैंक. सर तो ये छोटे से चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इसका सर 4 नंबर का इंपॉर्टेंस है. ठीक है, 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, बहुत मैंडेटरी आता है और बहुत बेसिक चीज है. और अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रियल लाइफ में ये चीजें वो बहुत काम आती है कंसल्टेंसी में, और क्या बोलते हैं बेसिक जो आपकी प्रैक्टिस है उसके अंदर. ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है वो लगभग 2.5 पेज में जो है वो खत्म हो जाता है. अब सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने से जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो क्या है, सेक्शन 139(1). 139(1) क्या बोलता है? फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कि किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है. तो किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है ये बताता है सेक्शन 139(1). ठीक है, तो क्या बोलता है ये, बिलो आर द गिवन पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल द ROI अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सर ड्यू डेट क्या होता है? ये वही होता है कि जो हमने पढ़ा था. हाँ, ये वही होता है. 3 ड्यू डेट होती है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर. ठीक है, तो ड्यू डेट तक आपको फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, तो किसको ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा? तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी ये बोलता है ए कैटेगरी फॉर कंपनी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP. ठीक है, अब इनके लिए क्या है, रिटर्न फाइलिंग इज कंपलसरी फॉर लॉस ऑल्सो. मतलब कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म में चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे लॉस हो, चाहे 1 रुपए का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कितना भी कुछ भी हो, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. कुछ है बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. मतलब इन एवरी सिचुएशन यू नीड टू फाइल द रिटर्न. ठीक है, फॉर कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एनी पर्सन अदर देन अबव, कि जो लोग कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है उनको कब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और जो एग्जेम्पशन कैपिटल गेन की है अंडर सेक्शन 54. ठीक है, मतलब ये पूरी जो है 54 से रिलेटेड सेक्शंस है. कैपिटल गेन सॉरी एग्जेम्पशंस है. कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशंस है उनको माइनस करने से पहले अगर एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपका क्या बोलते हैं, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. तो कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए मैंडेटरी है, लेकिन एनी पर्सन उसके अलावा, मतलब इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या कोई भी. ठीक है, तो अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शंस एंड बिफोर क्लेमिंग कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है, तो फिर उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. ठीक है, अब एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो ओल्ड रिजिम में क्या है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और न्यू रिजिम में कितना है, 4 लाख. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, अब ये तो बेसिक बना दिया.
फिर उसके नीचे ना कुछ सर्कुलर्स आए हुए हैं कि ये लोगों को तो मैंडेटरी है ही है, इसमें आपको स्टेटस नहीं देखना है। तो ये जो है वो आपकी स्टेटस बेस्ड रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका स्टेटस है कंपनी, पार्टनरशिप, फॉर्म, इंडिविजुअल, तो आपको इस हिसाब की रिक्वायरमेंट दी गई है। बट यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपने ये काम किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, क्या बोलता है ये कि बैंक अकाउंट का डिपॉजिट डिपॉजिटेड इन वन और मोर अकाउंट मेंटेन विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मोर देन 1 करोड़ इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ से ज्यादा पैसे जमा कराया है, या मोर देन 50 लाख इन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा कराया है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, 1 करोड़ लिमिट है करंट अकाउंट की, तो क्या 1 करोड़, एक करंट अकाउंट की 1 करोड़ है क्या? नहीं, 2-3 करंट अकाउंट मिला के, मतलब जितने भी करंट अकाउंट है उनको मिला के सब 1 करोड़ की लिमिट है, और जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है उनको मिला के 50 लाख की लिमिट है। ठीक है, अगर आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर जो है वो मोर देन 2 लाख है फॉर सेल्फ प्लस फैमिली, खुद के लिए नहीं, सेल्फ प्लस फैमिली मिला के अगर मोर देन 2 लाख है तो उस केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिजनेस या प्रोफेशन का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, मतलब बिजनेस का 60 लाख से ज्यादा और प्रोफेशन का 10 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस या टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ है 25,000 से ज्यादा इन एग्रीगेट और 50,000 से ज्यादा हमारा फॉर सीनियर सिटीजन, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है कि बैंक अकाउंट का डिपॉजिट, तो बैंक अकाउंट डिपॉजिट वो क्या बोलते हैं 1 करोड़ से ज्यादा फॉर करंट अकाउंट है, 50 लाख से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में, तो फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है फॉर सेल्फ प्लस फैमिली। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा है, बिजनेस प्रोफेशन का टर्नओवर 60 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, टीडीएस टीसीएस 25,000 से ज्यादा है, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। तो ये एक्शन बेस्ड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहले वाला था स्टेटस बेस्ड रिक्वायरमेंट, दूसरा आपका एक्शन बेस्ड रिक्वायरमेंट। अब नीचे क्या बोलता है, एक और है स्पेशल प्रोविजन फॉर बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी। ठीक है, अब सर बेनिफिशियल ओनर क्या होता है और बेनिफिशियरी क्या होता है? तो बेनिफिशियल ओनर फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रॉपर्टी के लिए पैसा दे रही हूँ, जो मेरे को ही उसका बेनिफिट मिल रहा है या मेरे को उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो मैं पैसा दे रही हूँ, बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, तो मैं बेनिफिशियल ओनर। लेकिन अगर मैं पैसा दे रही हूँ और किसी और को बेनिफिट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो वो बेनिफिशियल। ठीक है, मैं पैसा दे रही हूँ, बेनिफिट मैं खुद ले रही हूँ, तो मैं बेनिफिशियल ओनर हुई। अगर मैं पैसा दे रही हूँ और एंजॉय कोई और कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियल। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर बेनिफिशियल ओनर एंड बेनिफिशियरी, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर आरओआर। ठीक है, तो क्या बोलता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई आरओआर जो है वो बेनिफिशियल ओनर है किसी प्रॉपर्टी का जो कि लोकेटेड है इंडिया के बाहर, और उसकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है कोई भी बैंक अकाउंट में आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है सर, कि क्या बोलते हैं जो एसेट है वो लोकेटेड कहाँ होनी चाहिए? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई एसेट है जिसका ए बेनिफिशियल ओनर है और बी जो है वो बेनिफिशियरी है, तो क्या दोनों को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी? नहीं, अगर ए ने रिटर्न फाइल कर दिया है तो बी को फाइल करने की जरूरत नहीं, और अगर बी ने फाइल कर दिया तो ए को फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई पर्सन रिलेट, दो पर्सन, अगर एक एसेट का एक बेनिफिशियल ओनर भी हुआ, बेनिफिशियरी भी हुआ, तो अगर एक ने उस बंदे को अपने रिटर्न, उस चीज को अपने रिटर्न में ले लिया, दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं। तो बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर क्या बोलता है, जस्ट रिमेंबर फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है? 4 लाख, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है वो सर्टेन इनकम वाली एग्जामिशन 80 CC ड्यू टू CCH एंड 80 JJAA ये नहीं मिलता। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको एक ये ध्यान रखना और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी है? 4 लाख। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सिंस जो 30 नवंबर है वो फाइनल के लिए है, तो मैंने आप लोग को इसमें इजी कर दिया है। कंपनी ऑडिट असेसी पार्टनर्स ऑफ ऑडिट फर्म CAP, तो क्या है 31 अक्टूबर। अदर्स के केस में क्या है 31 जुलाई। ठीक है, उसके बाद 139(3) क्या बोलता है? लॉस। ठीक है, कि अगर मेरे को लॉस हो जाए तो क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पे करना पड़ता है टाइम पे फाइल करो, तो लॉस अलाउ होगा। टाइम पे फाइल करो, क्या टाइम है भाई? ड्यू डेट जो ऊपर पढ़ा 31 जुलाई 31 अक्टूबर।
टाइम पे रिटर्न फाइल करोगे तो लॉस रिटर्न फाइल हो सकता है, अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करो तो लॉस रिटर्न फाइल जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 80 assessee is required to file the return up to due date of ROI under section 139(1) for carry forward of following losses। क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड करो फॉलोइंग लॉसेस को। बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72(1), स्पेकुलेशन लॉस अंडर सेक्शन 72(3) और स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर 73(a)(2)। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है वो किसका लॉस है, पीजीबीपी का है। ये स्पेकुलेशन पीजीबीपी है, स्पेसिफाइड पीजीबीपी है। तो पीजीबीपी के तो तीनों लॉस कवर हो गए ना। ठीक है, लॉस अंडर कैपिटल गेन, लॉस कहां पर, लॉस अंडर कैपिटल, ये कैपिटल गेन का लॉस है। और ये आपका लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये रेस हॉर्स का लॉस है। ठीक है, तो पीजीबीपी के तीनों लॉसेस, कैपिटल गेन के सारे लॉसेस और लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी छूटा है और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन यहाँ पर कवर नहीं होता। तो ये सारे लॉसेस जो है अगर आप टाइम पे फाइल करोगे रिटर्न तो ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्डेड इफ रिटर्न इज लेट फाइल। कि अगर आप रिटर्न को लेट फाइल करते हो तो भी जो है ये दोनों लॉस जो है वो क्या हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ये क्या है सर, स्पेशल लॉसेस। दो तरीके के स्पेशल लॉसेस है जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने रिटर्न लेट भी फाइल किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ करेंट ईयर प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आपने इस साल लेट रिटर्न फाइल किया, यही बोल रहा है ना ये, कि अगर आपने इस साल लेट रिटर्न फाइल किया तो इट विल नॉट अफेक्ट इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ द करेंट ईयर। तो इस साल का इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट आप कर सकते हो बट क्या करेंट ईयर का, बट कैरी फॉरवर्ड जो है वो नहीं कर। ठीक है, तो रिटर्न लेट फाइल करने से क्या इंट्रा हेड और इंटर हेड का कोई रिलेशन है, नहीं। इंटर हेड इंट्रा हेड आप तब भी कर सकते हो, बस कैरी फॉरवर्ड जो है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इंटर हेड इंट्रा हेड कर सकते हो। उसके बाद बोल रहे ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ अर्लियर ईयर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। मतलब पिछले सालों का जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, जिस साल रिटर्न टाइम पे फाइल हुआ उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये तो सिर्फ इस साल के लॉसेस को रोकने के लिए, कि इस साल आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो इस साल का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पिछले सालों का जो लॉस जो आपने टाइम पे फाइल किया था जिन सालों का, उसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है ये, एनी लॉस शोन इन 139(4) शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड। ठीक है, 139(4) क्या होता है, बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो वो ये बोलना चाहता है, जस्ट वांना डब्बा देम, कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने लेट रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल किया है तो इस साल के इंट्राहेड इंटरहेड एडजस्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड जो वो नहीं होना चाहिए। प्लस क्या बोल रहा है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है अर्लियर ईयर के जिस साल टाइम पर रिटर्न फाइल हुआ था उसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। और एनी लॉस शोन इन 139(4) शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि as per section 18 the condition to file ROI up to the due date applies to the year in which loss incurred, not to the year in which loss is claimed। कि फॉर एग्जाम्पल ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैंने इस साल क्या किया है, लेट फाइल किया है, लेट फाइल फॉर करेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि यह लेट तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, बट अगर वाले इंसान मैंने लेट फाइल किया तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। बट इस साल अगर मैंने क्या बोलते ऑन टाइम अगर फाइल किया है, ठीक है, तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर मतलब जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट ईयर ना फॉर एग्जाम्पल लेट फाइल किया, तो लेट फाइल करने के कारण क्या मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जिस साल में आप ओरिजिनली इनकर हुए हो ना, उस साल पे आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउ होना चाहिए। मतलब जिस साल आपका लॉस हो रहा है उस साल आप टाइम पे फाइल करो, फिर जिस साल सेट ऑफ हो रहा है उस साल में अगर आप लेट भी फाइल करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आई एम क्लियर। यस,
तो दिस इज योर लॉस रिटर्न, दैट इज सेक्शन 80। इसको याद करना कैसे है? तो भैया ये ऑलरेडी आपके सेट ऑफ वाले चैप्टर में दिया हुआ है, एक बार देख ले सेट ऑफ वाला। हाँ, सेट ऑफ लॉसेस। अगर आप देखोगे तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आप क्या बोलते हो, रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हो तो चलता है, तो इसका अपन नहीं लेंगे। पीजी सॉरी सैलरी, हाँ सैलरी में लॉस पॉसिबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का लेट भी फाइल करेंगे तो चलेगा। पीजीबीपी का तो तीनों लॉस कवर किया है, स्पेकुलेशन, स्पेसिफाइड और अदर बिजनेस लॉस। कैपिटल गेन का भी सारा दोनों लॉस कवर हुआ है, ये और ये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी दोनों लॉस एक ही लॉस है, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, उसको भी कवर कर लिया। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि सारे लॉसेस जो है वो कवर हो गए हैं। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो अगर आप लेट भी फाइल करोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट योर लॉस रिटर्न। फिर नेक्स्ट आता है आपका 139.9, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर बिलेटेड रिटर्न। अब मैं आप लोग को कुछ क्या सिखाना चाहूंगी, डिफरेंस सिखाना चाहूंगी, टाइप्स ऑफ रिटर्न। 139.3 is what your loss return. 139.4 is what your belated return. 139 subsection 5 is what your subsection 5 अगर आपका है तो आपका क्या जाएगा, रिवाइज रिटर्न। 139.6 is what your belated return. 139, 139 not 6, 139.9 is your defective return। और एक है 139.8A, दिस इज योर अपडेटेड रिटर्न। सर क्या सिर्फ 5 टाइप के रिटर्न है? जी हाँ, 5 टाइप के रिटर्न है, 139, 3, 4, 5, 9 और 8A। लॉस रिटर्न जो है उसमें क्या है कि आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फिर बिलेटेड रिटर्न जो है वो क्या बोलता है, जैसे नाम से स्पेसिफाइड है, जैसे बिलेटेड बर्थडे होता है वैसे बिलेटेड रिटर्न कि अगर आपका टाइम निकल चुका है और आप लेट रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो भले आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिटर्न फाइल कर सकते हो अंडर 139 सबसेक्शन 4। फिर 139.5 जो है वो क्या आपका रिवाइज रिटर्न, कि आपने एक रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन आपको कुछ गलती, ओमिशन या मिस्टेक लगती है तो आप रिवाइज कर सकते हो रिटर्न को, उसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। 139.9 जिसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न, आपने गलत फॉर्म फाइल किया, गलत कुछ मिस्टेक किया या फिर और कोई बड़ा एरर हुआ है तो उसके लिए आपको इंटीमेशन आता है, अगर आप नहीं करेक्ट करोगे तो रिटर्न को परमानेंटली डिफेक्टिव मान लिया जाता है, मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि आपने कभी रिटर्न फाइल नहीं किया। ठीक है, 139.8A सरकार अपने लिए बनाए अपडेटेड रिटर्न, कि अगर आपका असेसमेंट ईयर का टाइम भी खत्म हो जाता है उसके बाद ही हम आपको 4 साल देते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, तो 5 टाइप के रिटर्न हो गए जिसमें लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न। क्या बोलता है ये टेक्स्ट बुक, नहीं टेक्स्ट बुक नहीं, चैट बुक, इसका नाम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं सबसे पहले 139.4 दैट इज कॉल्ड एज बिलेटेड रिटर्न, कि इफ असेसी फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, कि आप ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना फेल हो गए एंड देन ही कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट, तो वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और 31st March दैट इज 31st December ऑफ द असेसमेंट ईयर। अल्टीमेटली बोल रहे हैं
साल खत्म होने से 3 महीना पहले, तो अगर 31 मार्च को साल खत्म होता है तो 3 महीने पहले क्या होगा, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर आया आपकी लास्ट डेट है, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आप लेट भी कितना लेट फाइल कर सकते हो, तो आप लेट फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न जो है वो कब तक कर सकते हो, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, फिर अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया है। ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एज पर सेक्शन 80। कौन सा, ये जितने लॉसेस बोले हैं लगभग तो सारे लॉसेस कवर होते हैं, इसका कैरी फॉरवर्ड अलाउड है क्या, नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। प्लस 80 क्यू बी आरआरबी और 80 डबल जे डबल ए, इसकी रिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234 ए 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और लेट फाइलिंग फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234 एफ 5000 या 1000। टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 और अप टू 5 लाख है तो 1000। ठीक है, तो ये 4 चीजें होंगी अगर आप रिटर्न को क्या करोगे, लेट फाइल करोगे तो, और ये मैंने आप लोगों को क्या बोलते हैं लास्ट क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न क्या है, बिलेटेडली फाइल करना कब तक कर सकते हैं, तो सिंस मेरी ड्यू डेट जो है वो क्या क्या है, तो मेरी जो ड्यू डेट है वो, मेरी जो ड्यू डेट है वो, मेरी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। ठीक है, तो मैं कब तक कर सकती हूँ, 31/12, 31/12 सबके लिए, तो जो 31 जुलाई है उसके लिए इतना टाइम है, और जो क्या बोलते हैं अक्टूबर है उसके लिए इतना टाइम है, और जो नवंबर है उसके लिए इतना टाइम। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो यहाँ तक जो है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है जिसका 31 जुलाई है वो यहाँ से यहाँ तक करेगा तो उसका बिलेटेड रिटर्न है, जो अक्टूबर वाला है उसके लिए यहाँ से यहाँ तक बिलेटेड है, जो नवंबर वाला है उसको यहाँ से यहाँ तक बिलेटेड है। ठीक है, तो 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। और दिस इज योर फर्स्ट पेज। अब come to the second page, that is what your section 139(5) that is called as what your revised return। अब रिवाइज का क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन 139(1) ओरिजिनल रिटर्न, 3 लॉस रिटर्न या फिर बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल टाइम पे फाइल किया है तो अपन रिवाइज को भी टाइम पे मानेंगे, और अगर आपने ओरिजिनल भी लेट फाइल किया है तो अपन रिवाइज को भी लेट ही मानेंगे। ठीक है, if any person filed under section 1, 3 or 4, if discovers any omission or any wrong statement, या तो आप कोई चीज भूल जाते हो या तो कुछ आपको लगता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, इन सच आरओआई फाइल्ड अर्लियर, देन सच पर्सन कैन फाइल द रिवाइज्ड रिटर्न विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। आप फॉलोइंग टाइम लिमिट में रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो रिवाइज रिटर्न का भी टाइम लिमिट जो है वो सेम है, क्या बोलता है, 3 month प्रायर टू द रेलिवेंट एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, कि 3 महीने पहले फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बिफोर 3 month प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब क्या 139(4) बिलेटेड 139(5) में रिवाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिवाइज रिटर्न सबटाइटल द ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न, जिस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उसी दिन से सब्स्टिट्यूट करता है कौन, आपको रिवाइज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद रिविजन ऑफ रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप कितने बार रिवाइज करना चाहते हो आप कितनी बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलिंग अ स्टेटमेंट टू एओ इज नॉट इनफ, हाँ ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई एक चीज करेक्ट करें तो आपको सिर्फ वो फाइल कर दिया उसको एओ को दे दिया तो फिर रिवाइज हो गया, नहीं, आपको प्रॉपरली जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था वैसे ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर रिवाइज रिटर्न 139(5). अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है वो सेम है, कौन, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का भी वही है, 3 month प्रायर टू द एंड ऑफ में, और एक्चुअल विच एवर इज अर्लियर, इसमें भी सेम है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप ऐसे भी लेट फाइल करो, यहाँ पर क्या होता है एक बार फाइल हो चुका है आप डबल फाइल करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो पहले वाले में। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, डिफेक्टिव रिटर्न। क्या बोलता है ये बोलता है सर कि आपका रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, आपका रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव मान लिया जाएगा अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं हुआ। सी इनकम टैक्स फाइल करने के लिए फॉर्म है, ITR 1 2 3 4 ऐसे 10 तक के फॉर्म, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने खुद बनाए हैं। तो ITR फॉर्म आपने अगर प्रॉपर फॉर्म नहीं लिया तो प्रूफ ऑफ टैक्स इज नॉट अटैच, कि आपने टैक्स का प्रूफ अटैच नहीं किया तो अभी तो जरूरत नहीं पड़ती, बट पहले मतलब अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया तो ऑब्वियसली आपको रिसीट देनी पड़ेगी, बट ऐसे अटैच करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती।
पर ठीक है, अगर प्रूफ ऑफ टैक्स इज नॉट अटैच्ड और रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 ए बी इज नॉट सबमिटेड। अब मैं ऑनलाइन ऑनलाइन में नहीं जरूरत पड़ती बट ऑफलाइन में पड़ती होगी। और रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 ए बी इज नॉट सबमिटेड मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं की, तो अपन क्या मान लेंगे, तो अपन मान लेंगे कि रिटर्न जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो पहला, अगर आपने फॉर्म में प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं किया, प्रूफ ऑफ टैक्स अटैच नहीं किया या फिर क्या नहीं किया, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 ए बी इज नॉट सबमिटेड। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, रिटर्न इज ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। रिटर्न जो है वो क्या ट्रीट किया जाएगा, तो रिटर्न इज ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। AO shall intimate the defect to assessee and give him the opportunity to rectify the defect within 15 days, an extended time. If assessee does not rectify the defect, then it will be treated as invalid return, that is void ab initio. अगर एओ को कोई भी रिटर्न लगता है डिफेक्टिव तो उसको असेसी को 15 दिन का टाइम देना चाहिए, 15 दिन और एक्सटेंडेड टाइम एज मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर वो उतने टाइम में ठीक कर देते तो ठीक है, अगर नहीं ठीक करते तो अपन मान लेंगे कि उसने कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं था और जो पुराना रिटर्न है वो एक इनवैलिड रिटर्न है। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम इनिशियल। कैसा मानेंगे कि नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, अपडेटेड रिटर्न जो है वो क्या है, तो अपडेटेड रिटर्न ये बोलता है कि अगर आपने किसी साल का रिटर्न सबमिट नहीं किया है, ठीक है, वेदर और नॉट, नहीं अगर अच्छा वेदर और नॉट सॉरी, अगर आपने किसी साल का रिटर्न सबमिट किया है या नहीं किया है, मतलब सबमिट किया अंदर सेक्शन 139 145, मतलब 145 में या तो आपने रिटर्न भरा है या नहीं भरा है, ठीक है, बट फिर भी आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो आपको सरकार ने टाइम दिया है विद इन 48 मंथ्स। 48 मंथ्स अल्टीमेटली क्या है, 4 इयर्स, और 4 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। सो अपडेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 कैन बी फाइल्ड अप टू 31 मार्च 2030। मतलब अगर ये 26 है तो 26 से लेके फिर नेक्स्ट 26 27 26 27 27 28 28 28 29 और 29 30, तो हो गया ना 4 साल। ये 4 साल तक आपके पास टाइम है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। तो ठीक है, अब अपडेटेड रिटर्न का जो मोटो है वो क्या है, तो मोटो ये है कि सरकार को फायदा हो, आपको फायदा ना हो। तो यही बोल रहा है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन, कब कब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न, कि अगर वो लॉस का रिटर्न है तो मतलब आपको करने के बाद लॉस आ रहा है, अपडेटेड रिटर्न में आप लॉस फाइल नहीं कर सकते। हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टोटल टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को आप कम कर रहे हो, रिफंड ले रहे हो, नहीं, रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड, तो नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जहां पर आपको फायदा है वहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर आप अपडेटेड रिटर्न और फाइल नहीं कर सकते, तो पहली बात है नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड इफ अपडेटेड रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड, मतलब कि अब आप उसको क्या कर सकते हैं, डबल फाइलिंग जो है वो अलाउड नहीं है अपडेटेड रिटर्न। सेकंड, असेसमेंट और रिवीजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, कि असेसमेंट पेंडिंग है या फिर रिवीजन जो है वो क्या है, पेंडिंग है फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ ओरिजिनल रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो अपडेटेड रिटर्न है जो फाइल हो सकता है अगर ओरिजिनल रिटर्न लॉस का था और अपडेटेड रिटर्न अगर इनकम का है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सरकार का फायदा हो गया, तो आप यहाँ पर फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ पर फाइल नहीं कर सकते, तो डबल फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, आपका अगर किसी साल का असेसमेंट पेंडिंग या रिविजन पेंडिंग है तो वहां नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हो। और कहाँ पर आपको करना जरूरी है, अगर आपने किसी एक साल का फॉर एग्जाम्पल अपडेटेड रिटर्न फाइल किया और उसमें जो लॉस है वो आप लोग का क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, लॉस कम हुआ, डेप्रिसिएशन कम हुआ, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में उसका जो इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा तो नेक्स्ट ईयर की टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद तो जितने सालों में वो जो लॉस का इफेक्ट जाएगा उतने साल का भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसके बाद आप रिटर्न फाइल करोगे तो टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैसे निकालोगे, नॉर्मल जो आप टैक्स देते हो वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी, लेट फीस 234 ई, पेनाल्टी एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट, प्लस आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ये तो देना ही पड़ेगा और साथ में आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। एडिशनल इनकम टैक्स जो है वो कितना दोगे आप, तो अगर आपने फर्स्ट 12 मंथ में फाइल कर लिया है
ठीक है। फर्स्ट 12 मंथ में फाइल किया है तो आपको 25% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब फीस पेनाल्टी को छोड़ के टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस प्लस इंटरेस्ट, ये सबका क्या करना है, 25% देना है। फिर अगर आपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं 24 मतलब 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने के अंदर फाइल कर लिया, ठीक है, तो फिर आपको 50% ऑफ दी टैक्स एडिशनल टैक्स देना है। अगर आपने थर्ड ईयर में मतलब 24 महीने के बाद बस 36 महीने के अंदर तो आपको 60% ऑफ एडिशनल टैक्स देना है। और अगर आपने 3 साल के बाद लेकिन 4 साल के अंदर अगर रिटर्न फाइल कर लिया तो आपको 70% ऑफ द टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, एडिशनल इनकम टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, 25%, 50%, 60% और 70%। किसका, तो जो नॉर्मल टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस तो अपन ऐसे भी देते हैं, लेकिन इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी ऐड करके उसका एडिशनल टैक्स जो है वो निकालना पड़ेगा। तो फिर वापस, तो फिर एक्चुअल में जो आपका टैक्स लायबिलिटी टोटल में क्या होगा, टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस पेनाल्टी प्लस एडिशनल इनकम टैक्स जो अपन लोगों ने नीचे निकाला है, मतलब इसका 25%। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर सर अपडेटेड रिटर्न, बहुत ही छोटा सा प्रोविजन है जो कि अभी इंटर लेवल पे आपको एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं टॉपिक ऑफ द टीडीएस टीसीएस, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, सॉरी प्रोविजन ऑफ आरओआई, दैट इज योर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। क्या बोलता है ये कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद आप उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है ओटीपी से। ठीक है, ओटीपी से या फिर आप मैनुअली साइन करके भी भेज सकते हो। तो कौन साइन करेगा, कौन भेजेगा, कैसे चलता है ये सीधा पूरा कार्यक्रम, तो इंडिविजुअल को कौन वेरीफाई करता है, वो खुद करता है। अगर वो नॉट प्रेजेंट इन इंडिया है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो उसके बदले वेरीफाई कर सकता है। एचईएफ का कौन वेरीफाई करता है, करता करता इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में कौन करेगा, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो फिर अदर पार्टनर। एलएलपी में कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ओएमडी नहीं है, अदर डायरेक्टर प्रेजेंट। कंपनी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर। कंपनी ने सीआईआरपी का एप्लीकेशन जो है फाइल कर लिया है टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देन जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पॉलिटिकल पार्टी के केस में उसका सीईओ, लोकल अथॉरिटी के केस में उसका प्रिंसिपल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन के केस में पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई। आपको लग रहा होगा क्या इजी फालतू बच्चों वाली बात है, बट बेटा इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डोंट टेक दिस लाइटली, इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करके जाना है ये कौन जो है वो रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, कि आपका जो आईटीआर है ना, सीए के अलावा सीबीडीटी भी क्या करती है, कुछ पर्सन के लिए एग्जाम निकाली, एक केडर निकाली है, इसको बोलते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, कि ये जो है वो जनरली लोगों का, छोटे लोगों का टैक्स जो है वो फाइल कर सकते हैं, छोटे लोगों का रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन पर्सन जो है जो अथराइज्ड है टू फाइल, द पर्सन जो अथराइज्ड है सीबीडीटी के थ्रू, उसके एग्जाम्स के थ्रू वो लोग कर सकते हैं। तो पर्सन हु कैन नॉट बी टर्म टीआरपी, कौन टीआरपी नहीं बन सकता, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी बहुत बड़ा आदमी, क्या आप उसको छोटा बनाओगे। लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर जो है वो टीआरपी नहीं बन सकते। ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक विथ विच असेसी मेंटेन अ बैंक अकाउंट, विथ मेंटेन अ बैंक अकाउंट, assessee maintain a bank account और एम्प्लॉय स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, तो ये ओन एम्प्लॉय, कि आपका खुद का एम्प्लॉय आपका टीआरपी नहीं बन सकता। तो 4 लोग नहीं बन सकते, सीए, लॉयर, ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक जहां पर आपका अकाउंट है, और एम्प्लॉय खुद का आपका। ठीक है, उसके बाद कौन जो है वो टीआरपी से फाइन नहीं करा सकता, कौन टीआरपी से फाइन नहीं करा सकता, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ऑडिटेड असेसी। ठीक है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा बाकी लोग मतलब कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करा सकते, ऑडिटेड पर्सन नहीं करा सकते, और एनी पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको आप नॉन रेसिडेंट भी कर सकते हैं कि नॉन रेसिडेंट। तो एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, दूसरा ऑडिटर सत्ती, और तीसरा आपका नॉन रेसिडेंट। कौन टीआरपी बन सकता है, जो सीए, सीएस, सीएमए इंटरमीडिएट पास है वो टीआरपी बन सकते हैं, प्लस आपके जो बीकॉम ग्रेजुएट्स वगैरह है वो भी टीआरपी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का प्रोविजन, और ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक इट लाइटली, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, पैन का प्रोविजन। पैन का प्रोविजन क्या है सर, पैन का प्रोविजन ये है कि कौन से लोगों को पैन के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी और कब तक अप्लाई करना मैंडेटरी।
ठीक है। पैन में सबसे पहले बोलता है कि किन लोगों को पैन अप्लाई करना मैंडेटरी है और कब तक मैंडेटरी है। तो ये जो 3 केसेस है ना, ये बताते हैं आपको कि किन लोगों को है और कब तक मैंडेटरी है। तो सबसे छोटा वाला जो है वो क्या बोलता है, एटलीस्ट 7 दिन पहले तो कर लो। फिर थोड़ा बड़ा जो है बोलता है बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के एंड के पहले। और फिर एक बोलता है ऑन और बिफोर 31st May ऑफ द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, ऑन और बिफोर द 31st May ऑफ द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट पहला क्या है कि 7 दिन पहले सबसे छोटा टाइम लिमिट है, उससे बड़ा क्या है बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, उससे बड़ा क्या है बिफोर 31st May ऑफ द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर बोलते हैं सीधा सीधा। क्या बोलता है कि 7 दिन का टाइम लिमिट क्या है, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल एग्रीगेटिंग टू 20 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल मिला के अगर साल भर में 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो एटलीस्ट आप 7 दिन पहले पैन अप्लाई कर दो, ठीक है। अब 20 लाख डिपॉजिट की लिमिट अलग है और विड्रॉल की लिमिट 20 लाख अलग है। और अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्या ओपन करते हैं करंट अकाउंट या फिर अपन कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको 7 दिन पहले पैन अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर जो है 5 लाख से ज्यादा है तो आप एटलीस्ट साल भर के एंड मतलब प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले जो है वो फाइल कर। या फिर कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, या तो आप कोई क्या बोलते हैं कंपनी या एंटिटी हो जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर लास्ट वाला है कि आप एमडी सीईओ या फिर कर्ता हो किसी कंपनी के जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उसको जो है वो 31 मई ऑफ द नेक्स्ट असेसमेंट मतलब 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक फाइल करना पड़ेगा। सबसे छोटा क्या है 7 दिन, फिर बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और उसके बाद लास्ट वाला है आपका 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर। 7 दिन वाले में है कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल 20 लाख तक या करंट अकाउंट या फिर सीसी अकाउंट। यहाँ पर है आपका बिजनेस टर्नओवर प्रोफेशनल सेल टर्नओवर जो है वो मोर देन 5 लाख, और यहाँ पर है टोटल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कंपनी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोर देन 2.5 लाख और एमडी सीईओ कर्ता का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज मोर देन 2.5 लाख, ठीक है। क्या बोलता है अभी ये ट्रांजैक्शन वेयर कोटिंग पेन इज मैंडेटरी, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन जहां पर पेन कोट करना मैंडेटरी है। तो पहले दिया गई किसकी 1 लाख की लिमिट, 1 लाख की लिमिट में सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज सेल परचेज ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स फ्रॉम दी ओपन मार्केट। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 1 लाख की लिमिट है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए भी मतलब क्या है आपका 1 लाख की लिमिट है। 50,000 परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, पेमेंट ऑफ डिबेंचर बॉन्ड्स, पेमेंट ऑफ आरबीआई फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया अदर सिक्योरिटीज, इस सब के लिए क्या लिमिट गई 50,000 से ऊपर। परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर और चेक पेमेंट इन कैश इफ मोर देन 50,000 इन अ डे। तो ये बैंक ऑर्डर और पे ऑर्डर की लिमिट क्या है 50,000 इन अ डे। एफडी अगर आप 50,000 एक बार में कराते हो, आप मोर देन 5 लाख पूरे साल भर में कराते हो तो उसका भी है। फिर पेमेंट ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू बैंकिंग कंपनी, क्योंकि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आपने लेके रखा है। कैश मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट से ईएमआई कटनी है कुछ कटना है उसका। कैश पेमेंट एट होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट है। फॉरेन कंट्री जा रहे हो फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो तो 50,000 का पेमेंट है। या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 50,000 से ज्यादा का है, ठीक है। तो वो 50,000 की जो लिमिट है उसके लिए ये रखा गया कि आपको पैन देना जरूरी है। तो ऊपर वाले में 1 लाख आपका क्या है सिक्योरिटीज के लिए है, और ओपन लिस्टेड सिक्योरिटी और अनलिस्टेड सिक्योरिटी के लिए अनलिस्टेड शेयर्स के लिए है। फिर आपका बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड ये सारे केसेस जो है 50,000 में आते हैं। 50,000 में आपका एफडी आता है 50,000 एट एनी टाइम और 5 लाख पूरे साल भर में, और बैंक ऑर्डर पे ऑर्डर 50,000 एक दिन में। बाकी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह या होटल रेस्टोरेंट में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो, या फिर फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर या फिर फॉरेन करेंसी का पेमेंट 50,000 से ऊपर करते हो तो वो, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो और 2 लाख की लिमिट किसके जो बचे हुए हैं वो किस सब किस में आएंगे 2 लाख में। 10 लाख में क्या है सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो पैन देना पड़ेगा। और यहाँ पर तो आपको 4 केस में हमेशा देना पड़ेगा, क्या है सर वो, तो वो आपका है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, आप 4 4 व्हीलर खरीदते हो आपको देना ही पड़ेगा। बैंक अकाउंट में आपको देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में करना पड़ेगा और डीमेट अकाउंट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या आपका मोटर व्हीकल बैंक अकाउंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन और डीमैट अकाउंट खोलोगे तो आपको पैन जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है।
Again, this is one of the very important question to be asked in exam. Please do the question before going to the exam. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है इफ पैन इज नॉट अवेलेबल आधार नंबर कैन बी प्रोवाइडेड. पैन अवेलेबल नहीं, आधार नंबर प्रोवाइड हो जाएगा. इफ आधार इज प्रोवाइडेड इट अज्यूम दैट पैन हैज बीन गिवन एंड अथॉरिटीज विल ऑटोमेटिकली इशू पैन. अगर आप आधार दे दोगे आपको घर भेज देंगे पैन कार्ड, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको कहाँ पर कोट करना मैंडेटरी है आधार कार्ड, मैंडेटरी टू कोट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पैन अलॉटमेंट इन रिटर्न ऑफ इनकम. और आधार एनरोलमेंट आईडी का प्रोविजन जो है वो डिलीट हो चुका है. आप अब आधार एनरोलमेंट आईडी नहीं, आपको आधार नंबर ही देना पड़ेगा. लास्ट डेट है आईडी कोड करने का 31 अक्टूबर 2024. सबमिटिंग द आईडी अगेंस्ट आधार नंबर 31 दिसंबर. आईडी आप लास्ट 31 अक्टूबर तक ही यूज कर सकते हो और आईडी का एक्चुअल आधार जो है वो आपको 31 दिसंबर तक देना पड़ेगा. फॉलोइंग लोगों को आधार पैन लिंक करने की जरूरत नहीं है. कौन? रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय. जो लोग आसाम, जम्मू कश्मीर या मेघालय मतलब उस साइड रहते हैं, थोड़े जो ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ पे नॉर्मल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वो. या फिर दूसरा कौन है, अगर नॉन रेसिडेंट है. तीसरा अगर सुपर सीनियर सिटीजन एज 8 ईयर्स और अबव. और चौथा नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ये चारों लोग को आधार पैन लिंक कराने की कोई जरूरत नहीं है. आई होप आई एम क्लियर. यस. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोविजंस वेरी नाइसली. अब हम क्या करेंगे, तो अब हम मूव करेंगे इसमें क्वेश्चन के ऊपर. द क्वेश्चन सेगमेंट. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलते हैं, मिस्टर हरी जिसका एज 57 ईयर्स है इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इनकम पर्टेनिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26. इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन विद एसबीआई 3,55,000. इंटरेस्ट है जो कि क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है. मतलब इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट होता है. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8,000. इंटरेस्ट ऑन एफडी विद पंजाब नेशनल बैंक हाउ मच 40,000. ठीक है. और एज कितनी है उसकी, 57 ईयर्स है. ठीक है. He seeks your advice on the liability to file the return income as per Income Tax Act 1961 for assessment year 26-27. What would be answer if he's incurred the 4 lakh on travel expense of his family, newly married son and daughter-in-law on the honeymoon Canada. ठीक है. अब अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे ना तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. ठीक है. अब उसके अलावा पूछेगा कि क्या आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो रिटर्न फाइलिंग का सीधा सीधा प्रोविजन ये बोलता है इंडिविजुअल के लिए कि टोटल इनकम जो है जीटीआई मतलब कि डिडक्शन लेने से पहले जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो आपकी जो मतलब जीटीआई है वो निकालनी पड़ेगी. तो जीटीआई आपकी कितनी है, 8,000. और एफडी का इंटरेस्ट हो गया 40. तो आपकी जो जीटीआई आ रही है ना इस क्वेश्चन में वो आ रही है सर 48,000. ठीक है. तो 48,000 तो 2.5 लाख से कम हुआ ना. 48,000 तो 2.5 लाख से कम हुआ. 48,000 इज लेस देन 2.5 लाख, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है. तो क्या फाइल करने की जरूरत है, नो आरओआई फाइलिंग रिक्वायर्ड. बट अगर आपका फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है आपका प्लस आपकी फैमिली का मिला के, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है. तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा आपका, यस. ठीक है. तो क्वेश्चन के 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट बोलता है आपको कि क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है, नहीं है जरूरी क्योंकि 48,000 लेस देन है कितना, 2.5 लाख. और जहां पे आपका फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर होगा 4 लाख रुपए मतलब 2 लाख से ज्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है. क्या आप आंसर देखना चाहते हैं जी? तो ये है आपका आंसर. ठीक है. कि इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट क्या होता है, नील, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है. सेविंग बैंक अकाउंट गेट्स 8,000. एफडी का इंटरेस्ट 40,000. टोटल हो गया 48,000. 8,080 टीटीए. टोटल इनकम 40,000. ठीक है. और फिर यहाँ पर वही बोला है कि अगर 2 लाख से ज्यादा का अगर आपका एक्सपेंडिचर है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है. ठीक है. तो आपका जो आंसर बैंक है उसमें सारे आंसर्स दिए हुए अलॉन्ग विद द रीजनिंग. तो आपको अगर कभी भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप आंसर बैंक बिल्कुल रिफर कर सकते हैं. और यही हमारा आंसर बैंक की खास बात है कि हमने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है. ठीक है. मे बी यू विल फाइंड समवेयर कि अगर कोई और क्वेश्चन बैंक दे तो कुछ जगह पे
आंसर हटा देते क्योंकि क्लास में करा रहे हैं। हमारे में ऐसा नहीं है, हमने हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलते हैं ये कि इन दी फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 25-26 total income of the assessee or the total income of any other person with respect of which he or she is assessable under income tax act does not exceed the basic exemption limit। ठीक है, किसी भी पर्सन की इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं कर रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजंस वेदर द assessee is still required to file the ROI or not। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, मनीष and Sons HUF sold a residential house on which there arose a long-term capital gain of 12 lakh, which was invested in capital gain bonds under section 54 EC so that no long-term capital gain is taxable। ठीक है, तो ठीक है कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं है, बट रिक्वायरमेंट जो है क्या बोलता है कि जीटीआई बिफोर क्लेमिंग द कैपिटल गेन एग्जाम्पशन। तो कैपिटल गेन एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले उनका जीटीआई कितना है 12 लाख, विच इज मोर देन 2.5 लाख। तो क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है? यस जरूरी है। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोलता है मिसेस अर्चना वॉज बोर्न इन जर्मनी एंड मैरिड इन इंडिया। जर्मनी की औरत यहाँ इंडिया में क्या बोलते हैं शादी हो गई है। ठीक है, अर्चना पैदा जर्मनी में हुई है और शादी इंडिया में हुई है। Her residential status under section 66 of Income Tax Act is ROR। She owns a car in Germany। कार है जर्मनी में which she uses for her personal purpose during her parents' place in that country। तो यहाँ पर जो अर्चना है उसके पास कार है जर्मनी में, वो उसको जब अपने पेरेंट्स के घर जाती है तब यूज करती है। तो क्या अर्चना को रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि नहीं है इंडिया में, वो बात कर रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि क्या वो हाँ, तो यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी, और अगर आपके कोई फॉरेन में एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो आपको इंडिया में दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बट वहां पर एसेट का मतलब होता है कैपिटल एसेट। ठीक है, और द कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो इसका कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, कहीं रिटर्न में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है और रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं है। तो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहले वाले में ये सबको करना पड़ेगा, सेकंड वाले में आपको जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये बताना है। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एलएलपी कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर, नो ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये रॉन्ग है। Time limit for filing 139(1) in case of Mr. A having total turnover of 160 lakh for the year ended 31 मार्च 2026, whether or not opting क्या बोलते हैं opting to offer presumptive income under section 44 AD इस 30 सितंबर 2026। सिंस आपका जो टर्नओवर है 160 lakhs का है और 31 में, अदर और नॉट ऑप्टिंग टू ऑफर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज 30 सितंबर। नो, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर, और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं तो आपका होगा 31 जुलाई। ठीक है, तो ये 30 सितंबर तो गलत है ही, और अगर आप 44 एडी ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपका आएगा 31 अक्टूबर, और कर लेते हैं तो क्या आएगा 31 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है ये मिस्टर प्रकाश furnishes you the following details in respect of financial year 25-26 लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड फॉरवर्ड बाय हिम 11,20,000 का लॉस है, तो पीजीबीपी का लॉस है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB, तो ये डिडक्शन के यहाँ पर है चैप्टर 6A के डिडक्शन है 5,50,000। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 4,80,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख। कंप्यूट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर प्रकाश इज 31 जुलाई अंडर सेक्शन 139(1). हाउएवर ही filed on 29 September 2026. Discuss with reference to the relevant provision of Income Tax Act if he losses and the reduction could be verified forward or claimed forward। ठीक है, कि आपने टाइम से रिटर्न लेट फाइल किया है, तो अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आप पीजीबीपी का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये वाला भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कर सकते हो, ये कर सकते हो। 4,80,000 और 2.5 लाख वाला जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और ये दोनों को जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है ये कि enumerate the cases where loss of return has to be filed on or before the due date of specified under 139(1).
For carry forward of losses, also enumerate the cases where losses can be carried forward even though return of loss has not been filed on or before the due date. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो लॉस रिटर्न कहाँ फाइल हो सकता है वो, और कौन से केसेस में हम लोग ड्यू डेट भी फाइल करेंगे, उसके बाद भी फाइल करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ड्यू डेट के बाद भी। तो हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप ड्यू डेट के बाद भी कैरी फॉरवर्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको लॉस रिटर्न के बारे में बताना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कि आपको क्या बोलते हैं लॉस रिटर्न में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो कैपिटल गेन, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस और स्पेसिफाइड लॉस। ये जो 5 लॉस हैं, अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करोगे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। फिर नेक्स्ट, मिस्टर वाई wants to furnish return of income for assessment डेट 26-27 ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो? नहीं, 31 दिसंबर तक ही कर सकते हो। तो उसको बोल देना नो। नो मीन्स नो। बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न क्या बोल रहा है? सचिन फाइल्ड ऑन 30 सितंबर 2026 related to assessment year 26-27 in the month of October 26 the tax consultant found that interest on FD was omitted in tax return. What is the time limit for filing belated return? 31/12। Simple. Mr. Sachin filed a revised return justify with above relevant provision under section 139. Assume that the due date of filing of return is 31 July and assessment year was not completed till the month of October. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या सचिन रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है? बिल्कुल फाइल कर सकता है विद इन द सेम टाइम लिमिट। तो यहाँ पर बोला 31/12 और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, सेम जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पर भी रहेगी कि 31/12 बिफोर कमीशन ऑफ टाइम क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर में आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न भी किया है तो उसको भी रिवाइज कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पूछा है, बहुत बेसिक बेसिक चीज पूछते बट भूल जाते बच्चे, पढ़ के नहीं जाते हैं करके। मिस्टर मुकेश born on 1st April 1963, तो 2026 माइनस 1963, 63 ईयर्स, मतलब बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 3 लाख। ठीक है, सैलरी इनकम कंप्यूटेड सेविंग बैंक अकाउंट एफडी, तो ये तो सीनियर सिटीजन है ना, दोनों का मिला के 80 टीटी बी मिल जाएगा इनको। डिडक्शन 80 सी में इतना लिया, 80 डी में इतना लिया, 80 टीटीए में इतना ले लिया, टीडीएस सैलरी में डिडक्ट हुआ है इतना। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ वाइफ अकाउंट कितना अपनी अपनी बीवी का पे किया है? 1 मिनट, इसका नाम क्या है? मुकेश, खुद सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ चेकअप कैश पेमेंट 1500 रुपये, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 38,000 अलाउ हो जाएगा, 1500 रुपये ये भी अलाउ हो जाएगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक ऑफ पेरेंट्स बॉर्न बाय चेक, तो ये 5 की लिमिट में होना चाहिए, तो ये सिर्फ 3500 रुपये अलाउ होगा पेरेंट्स में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर एज 8 ईयर स्टेइंग विद यंगर ब्रदर, ये अलाउ हो जाएगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 81 ईयर्स फादर 25,000, सबको मिला के यहाँ पर 50,000 ही क्लेम होगा, और यहाँ पर क्लेम हो जाएगा 39,500। ये seeks to advise about the possibility of revising the return if possible file the revised return and analyze the above fact and data as applicable provisions of income tax act। यही बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि इसको क्या रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्या गलतियां हैं उसको छुपा के, मतलब उसको ठीक करके जब रिटर्न को क्या कर दो, रिवाइज कर दो। ठीक है, रिटर्न रिवाइज करना है ना। इलस्ट्रेशन क्या है आपका? तो आपका इलस्ट्रेशन है 8, पेज नंबर है आपका 116। सैलरी 7,30,000, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 12,700, एफडी इंटरेस्ट 43,000,
80C डिडक्शन तो -80C ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया है 1.5 लाख 1.5 लाख। फिर नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया 80D 25,000 विच इज रॉन्ग। तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए आपको लेना था, तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली, तो आपने अपनी फैमिली के लिए लिया है। तो 80D में सेल्फ प्लस फैमिली मिला के आपका हुआ है 39,500, 38,000 प्लस 1,500 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, 39,500। ठीक है, और पेरेंट्स का जो है वो आपका हुआ है 3,500 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्लस 33,000 प्लस 25,000, बट मैक्सिमम 50,000। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स का ले सकते हो 50,000। फिर है 80 TTA, तो TTA तो नहीं मिलेगा, 80 TTB जरूर मिल जाएगा। और TTB में कितना मिलेगा, तो TTB में आपका इंटरेस्ट कितना है 43 प्लस 12, लेकिन मिलेगा कितना आपको 50। तो TTB में आपको कितना मिलता है 50,000, माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम 7,85,700 माइनस 1.5 लाख माइनस 39,500 माइनस 50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 4,96,200। तो कुछ नहीं करना था, आपको बस रिवाइज करना था कहाँ कहाँ पर गलती थी, बस वो फिगर आउट करना था। ठीक है, अब 4,96,200 जो है वो क्या है आपकी टोटल इनकम। टैक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 496,200 माइनस 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो 196,200 का 5% ले लूंगी तो आ जाएगा 196,200 इंटू 5% इज इक्वल्स टू 9810 और माइनस रिबेट अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 9810 जो है वो रिबेट आ जाएगी, टैक्स जो है वो नील आ जाएगा, और TDS जो डिडक्टेड हुआ है आपका 33,950 उसका क्या हो जाएगा रिफंड टैक्स 33,950 रुपीज। ठीक है, तो रिवाइज रिटर्न में बिल्कुल आपका जो रिफंड है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर विनीत submits the return of income on 12 September for assessment year 26-27 consisting of income under the head house property and other sources. 21/12/26 he realized that he has not claimed deduction under section 80TT in respect of interest income on saving bank account and he wants to revise the return. Since assessment year has not elapsed, discuss what would be the different discovered omissions under omission on 21 जनवरी 2027। नहीं हो सकता रिटर्न फाइल क्योंकि आपका टाइम जो है वो इलैप्स हो चुका है। 31/12/2026 आपका लास्ट टाइम था। 31/12/2026 के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते क्योंकि रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट भी वही है। ठीक है, अब क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 10 एक्स सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 वाज 51 लाख, इसकी इनकम थी 1.5 लाख फॉर द सेम ईयर। एज इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जामिशन लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। उसको पहले लेने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा लगता है, और उसको बताओ कि 5 लाख से ज्यादा अगर आपका सेल है तो आपको पहले लेना जरूरी है, तो उसकी सेल 5 लाख से ज्यादा है उसको पहले लेना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 11 क्या बोलता है, स्टेट वेदर द कोटिंग ऑफ पेन इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज मैंडेटरी और नॉट एज पर। इनमें पेन कोट करना की जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, पहला क्या बोलता है, मिस्टर ए मेक्स अ कैश पेमेंट टू होटल रेडिसन ब्लू अहमदाबाद 50,000 अगेन बिल रेज्ड बाय द होटल। मोर देन 50,000 में जरूरी है, 50,000 तक नहीं है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर अभिषेक इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,20,000 फॉर सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी other than shares, sale purchase of security other than shares defined under 2 as of security। yes, तो इसमें सिंस ये क्या बोलते हैं 1 लाख से ज्यादा है इसलिए आपको कोट करना जरूरी है, और पेमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड 50,000 से ऊपर में इसको भी आपको कोट करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 विशु हैज अंडरटेकन सर्टेन ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26
which are listed below. You are required to identify the transaction जिसमें पैन कोड करना मैंडेटरी है. सेल ऑफ स्कूटर फॉर 70,000. नो, कोई जरूरत नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 67,000, 50,000 से ऊपर में यस जरूरी है. परचेज ऑफ प्लॉट फॉर 9 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 11 लाख, यस, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, आपको देना पड़ेगा. अप्लाई पीएनबी क्रेडिट कार्ड, नो लिमिट, आपको देना पड़ेगा, तो यस 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 यस, और फर्स्ट वाले में नो. ठीक है. अब briefly mention the provisions of Income Tax Act 1961 with regard to quoting of आधार नंबर under section 139 AA. हाँ, तो आपको आधार नंबर जो कोट करना पड़ेगा हर पैन एप्लीकेशन में, और जहाँ जहाँ पर भी, और आधार एनरोलमेंट आईडी का 31 अक्टूबर तक का टाइम है. यही सब जो वो लिखना पड़ेगा. फिर कौन लोगों का आधार पैन लिंक कराने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी. ठीक है. What is the consequence of failure to intimate आधार number? Is there a fees for such default? कि अगर आपका कोई फीस है क्या, तो अगर इनऑपरेटिव हो जाते हैं तो 1,000 रुपए की पेनाल्टी आपको लगेगी अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आधार पैन को. फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम 1,000 और 5,000, 5 लाख तक 1,000, उसके ऊपर 5,000. टू whom the provision of 139 एक 4 लोगों को नहीं अप्लाई होता. असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, 80 ईयर्स से अबव, नॉन रेसिडेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन. Examine with reason following statements are true or false with regard to the provisions of the Income Tax Act 1961. AO has the power inter alia to allot pen to any person by whom no tax is payable where the कर्ता of HUF is अच्छा, क्या एओ को पैन देने का हक है जिसका कोई टैक्स पेबल नहीं. हाँ, एओ जो है उसको लगता है किसी को पैन अलॉट कर सकता है. वेयर द कर्ता ऑफ एचयूएफ इज एब्सेंट, तो क्या रिटर्न जो है भी कोई भी मेल मेंबर ऑफ द एचयूएफ वेरीफाई कर सकता है क्या. स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कोई भी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वेरीफाई कर सकता है. इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है. फाइलिंग ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी. कमेंट ऑन द अलाउबिलिटी ऑफ फॉलोइंग क्लेम्स मेड बाय द असेसर. Mrs. H, an individual engaged in the business of beauty parlor, got her books of accounts for financial year 31 मार्च 26 audited under section 44AB. Audit कराई 44AB में. Total income जो है वो 335 है. She wants to furnish return of income through TRP. Can she do so? No. अगर आपकी audit हो रही है तो वो TRP के थ्रू नहीं जा सकते. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या बोलता है. वेजिटेबल लिमिटेड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 ऑन 15 दिसंबर 25. ऑन 2 जनवरी 26 accountant of vegetable limited realized that he has forgotten to claim a genuine expenditure amounting to 15 lakh. He want to file revised return to claim such expenditure. Assessment is not completed. Whether action of accountant of veg limited is correct or not. अगर उसका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो फाइल कर सकता है. रिवाइज रिटर्न बिल्कुल फाइल कर सकता है अप टू 31/12. ठीक है. 31 हाँ, लेटर रिटर्न जो फाइल कर सकता है, और वो कब तक फाइल होगा. 31/12 तक. Mahendra, resident individual, age 45 years, earned a salary of 2 crore during the financial, also earned dividend from unlisted shares 4 lakh, wants to file the return of income through DRP. कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद come to the most important and last question of the series, that is called as what your updated return. ये आपको समझना जो है बहुत जरूरी है कि क्या बोलता है क्वेश्चन. ठीक है. ऋषि, एज कितनी है. 34 years. Resident individual did not file the return of income for assessment year 2021, 21-22 and 22-23 and 23-24. मतलब ऋषि ने 4 साल का रिटर्न जो फाइल नहीं किया है. 2021 का, 21-22 का, 22-23 का और 23-24 का. He has filed the return of income on 31 जुलाई 2023. नहीं, सॉरी, उसने 3 साल का फाइल नहीं किया. कौन से का फाइल नहीं किया है. 20-21 का नहीं किया, 21-22 का नहीं किया, 22-23 का नहीं किया, लेकिन 23-24 का फाइल कर दिया. कब. 31 जुलाई 2023 को. He filed an updated return under section 139(8)(a) on 30/4/2025 for assessment year 24-25. 24-25 का उसने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है. क्या बोलते हैं, ऑन 30 अप्रैल. ओके. He gives the following information for the assessment year. ये following assessment year की information दी गई है. आपका assessment year क्या है. 26-27 ना, इसके बाद वाला जस्ट 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25. डिक्लेयर्ड इनकम आप लोग की कितनी है. तो इधर इनकम ही नहीं, इधर भी इनकम नहीं, इधर भी नहीं है, इधर लॉस है, इधर इनकम है. ठीक है. टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम बिफोर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स 14,50,000, टीडीएस 5 लाख है और इंटरेस्ट इतना है. यहाँ पर तो 5
5,60,000 का टैक्स है, लेकिन रिफंड है 10 लाख का। यहाँ पर ये है, ठीक है। इन मई 2025 ऋषि केम टू नो अबाउट द लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 2 लाख विच ही फॉरगॉट टू क्लेम व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 में हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 2 लाख का। Moreover, in assessment year 24-25, he has earned a dividend income of 4,500 and 4,150 from A and B Limited, respectively, which has not been reported in return of income. 4500 और 150, 8,650, 8,650 का क्या है, डिविडेंड इनकम है जो रिपोर्ट हुआ है। He approaches you on 16 May to file the updated return for all the assessment year under section 139(8)A in order to clear the income tax record. You are required to prepare a suggestion for under which assessment year Rishi can file an updated return for tax payable at the time of filing updated return. क्या पूछना चाह रहा है कि ऋषि जो है ना वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है, कौन से साल का, सब साल का, ठीक है। तो पहली बात तो क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि अगर आपने एक बार किसी साल का अपडेटेड रिटर्न दे दिया तो वापस कर सकते हो क्या, नहीं। तो ही फाइल्ड अपडेटेड रिटर्न ऑन 30/4 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो ये तो आप कर ही नहीं सकते, नॉट अलाउड, वो तो उसके रूल के खिलाफ है कि इसका अपडेटेड रिटर्न एक बार फाइल हो चुका है तो क्या इसका इस साल का वापस से फाइल हो सकता है, नहीं। तो इस साल का अलाउड है क्या, नहीं। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कब से, असेसमेंट ईयर 20-21 से। और ऐसे आप कितने साल तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो आप कर सकते हो बेटा असेसमेंट अगर 20-21 है तो 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, ठीक है। लेकिन हमारा असेसमेंट ईयर जो है वो क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 25-26। तो आपके तो 4 साल एक्सपायर हो गए ना। तो सिंस ये वाले साल का 4 साल एक्सपायर हो गया, 31 मार्च 2025 था, और वो बंदा हमारे पास कब आया, तो वो बंदा हमारे पास आया 16 मई को। कहाँ गया भाई, 16 मई को हमारे पास बोलता है आके एडवाइस दो। तो 16 मई को क्या ये वाले साल का रिटर्न फाइल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नॉट अलाउड। 4 ईयर लैप्स्ड, 4 ईयर लैप्स हो चुके हैं नाउ। सेकेंड वाले ईयर 21-22 में टैक्स लाइबिलिटी कितना है, 5,60,000। टीडीएस कितना कट गया, 10 लाख। तो जब मैं इसको एडजस्ट करूंगी तो मेरे को क्या आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। और जब अगर किसी रिटर्न में अगर फॉर एग्जांपल रिफंड आ जाता है, कितने का आएगा, 4,40,000 का, तो ये क्या बोलेंगे, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न जो है वो रिफंड के केस में फाइल नहीं होता। ये आपके फायदे के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट के फायदे के लिए। डिपार्टमेंट क्या आपको रिफंड देने वाली है, नहीं। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरा रिफंड आ जाएगा, और रिफंड के लिए ये क्या है, नॉट अलाउड। तो इसके वाले साल का भी आप नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट 6,30,000 आपका वो है, और 2 लाख रुपए आपका टीडीएस कटा है, इंटरेस्ट लगा है 90,000 का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड है 1 लाख का, ठीक है। तो 6,30,000 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख, तो आया कितना, 3,30,000। 3,30,000 मेरा टैक्स आ गया, प्लस इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो आ गया है 90,000। 90,000 है ना। एक मिनट, क्या चल रही है, 23-24 में। हाँ, तो 3,30,000 प्लस 90, 3,30,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 4,20,000। 4,20,000। अब ये वाला अगर साल है तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हमारा ईयर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए कितना लेते हैं अपन, 60%। तो इंटू 60% अगर मैं लूंगी तो उसका कितना आ जाएगा, इंटू 0.6 इज इक्वल टू 2,52,000। 2,52,000 ये जो है वो क्या है, एडिशनल टैक्स है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा टैक्स जो है वो कितना आया था, तो वो मेरा टैक्स आया था 3,30,000 जो मेरा नेट पेबल था, प्लस साथ में मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 90,000 का।
प्लस साथ में देना पड़ेगा 2,52,000 का एडिशनल टैक्स। तब मैं रिटर्न फाइल कर सकती हूँ किसका, इसका। ये वाले साल का रिटर्न फाइल हो सकता है बिल्कुल, लेकिन कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा। ठीक है। फिर बात करेंगे असेसमेंट ईयर किसकी, 23-24 की। 23-24 में अपने को लॉस है 3.5 लाख का। और ये सिंस जब आप क्या बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो आप और लॉस रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप और लॉस रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपका लॉस बढ़ जाता है तो अपडेटेड रिटर्न इज नॉट अलाउड, तो आप यहाँ पर भी फाइल नहीं कर सकते। और लास्ट वाला है आपका असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 और इसका तो क्या है वंस फाइल्ड है, तो इसका भी क्या है नॉट अलाउड। ठीक है। तो ये वाले का फाइल नहीं कर सकते क्योंकि जो 4 साल है वो लैप्स हो चुका है। ये वाले का नहीं कर सकते क्योंकि आंसर में रिफंड आ रहा है। ये वाले का कर सकते हैं और इतना टैक्स भरना पड़ेगा। ये वाले का नहीं कर सकते क्योंकि लॉस जो है बढ़ जा रहा है, सरकार का घाटा हो रहा है। और ये वाले का एक बार फाइल हो चुका है करके ये वाले साल का भी नहीं कर सकते। ठीक है। पूरा आंसर जो है डिटेल ब्रीफिंग के साथ आपको आंसर बुक में दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ योर अपडेटेड रिटर्न. So we have completed our chapter that is called as what provision of return filing. 234C का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हो चुका है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, होमवर्क है, कर लेना। हाँ, और एक चीज ऐसे ए बी सी तीनों के बारे में पूछा गया है। 234A के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टैक्स जो है वो टाइम पे पे किया, भले रिटर्न फाइल लेट कर दिया, तो 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लग किस पे रहा है, जो टैक्स आपका पेमेंट नहीं हुआ है। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टैक्स ड्यू डेट में पढ़ दिया है बट हमने रिटर्न फाइल अगले दिन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो 234A का इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। ठीक है। So here we have completed our chapter called as what your provision for return filing. For studying this chapter, first of all this chapter is very easy. एग्जाम में आएगा 4 नंबर का। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है कि वो थ्योरी ही है, आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन जो नहीं आने वाला है। अगर टैक्स कैलकुलेशन आया तो अपडेटेड रिटर्न में आ सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट क्वेश्चन है डीटी का वो ये एक्सपेक्टेड है कि 4 नंबर का जो है। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इससे पहले पूरा पढ़ लीजिए कि एक थ्योरी क्या रट लीजिए, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए और क्या सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज जो है वो देख लीजिए। और आंसर जो है एक बार यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस एक बार अगर आपको थ्योरी याद हो गई तो बार बार आपको आंसर बुक देखने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गाइस हैव लाइक द लेक्चर। और अगर आप हमारी बुक्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप अपने बात करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बुक्स तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, आप उसमें हमको मैसेज कर सकते हैं अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग जो है वो कोई भी डाउट है। और ये जो है एक बार दिखा देती हूँ, ये जो है वो हमारा आंसर बैंक है, ये जो है वो हमारा क्वेश्चन बैंक है। और अगर ये तो नहीं दिखेगा ना, हाँ ये जो है वो हमारा चार्ट बुक है। ठीक है, और हमारी टेक्स्ट बुक जो है वो ये जो है वो हमारी क्या है, टेक्स्ट बुक है। ठीक है, और हाँ, और अगर आज के जो नोट्स हैं, कहाँ गए नोट्स, हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मिल जाते हैं जिसकी लिंक नीचे दी गई है। प्लस साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, प्लस हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।